मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। बेटा हमने अपना जो मई तक का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। बेटा हम दोबारा से ज्योग्राफी के चैप्टर से रिवीजन शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का समझाया था आपको और उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करने के लिए दिए थे उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश देर से ग्रुप में शामिल हुए या उनका एडमिशन देर से हुआ, न्यू स्टूडेंट है या किसी भी कारणवश उनका ये काम रह चुका है, तो उन्हीं के लिए ही ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है। बाकी अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये काम पहले हो चुका है वो इस कार्य को रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर को ले लेते हैं आज इस वीडियो में। ज्योग्राफी का हमारा सेकंड चैप्टर है बेटा। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 जलवायु कारक कौन से हैं? तो मृदा के निर्माण के लिए, मिट्टी के निर्माण के लिए 2 उत्तरदायी कारक कौन से हैं? वर्षा और तापमान। ठीक है, उसके बाद है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। उसके लिए 2 कारण कौन से हैं? वनों का तेजी से कटाव के कारण वर्षा में कमी आई है, जिससे मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। दूसरा है निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ उनकी मांगें बढ़ रही हैं और भूमि के उपयोग का संतुलन बिगड़ रहा है। खनन कार्य, अति पशुचारण आदि से भी भूमि निम्नीकरण बढ़ रहा है। फिर है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया है? क्योंकि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए ज़मीन उपयोग की जाती है। जैसे कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना गया है क्योंकि मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं भूमि से पूरी करता है। इसके अतिरिक्त भूमि मानव का आवास स्थल, भूमि का प्रयोग मनुष्य विभिन्न क्रियाओं में करता है, जैसे कि कृषि करना, भवन निर्माण करना, सड़कें बनाना और उद्योग लगाना। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। जीव आरक्षित क्षेत्र यानी कि वन्य क्षेत्रों को सुरक्षित किया है और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की है, जहाँ पर ये जो बर्ड्स हैं, लुप्त हो रही जातियाँ जानवरों की या पक्षियों की, उन्हें स्वतंत्र छोड़ा गया है ताकि उनकी प्रजाति खत्म ना हो। फिर है बेटा, सामाजिक वानिकी वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जिससे वन्य जीवों के महत्व को हम समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल संरक्षण के 3 तरीके आपको बताने हैं कि जिससे जल को हम ज़्यादा समय तक संरक्षित कर सकते हैं। नहरों को पक्का करके उनमें से होने वाले जल रिसाव को कम किया जा सकता है ताकि वो जल सुरक्षित रह सके, बर्बाद ना हो। अति सिंचाई को रोककर यानी ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई को हम रोक सकते हैं और जल को संरक्षित कर सकते हैं। फिर धरातल पर बहने वाले जल को हम जल संग्रहण की विधियों द्वारा भी सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे ज़मीन में गड्ढे खोदकर उनमें हम वर्षा के जल को स्टोर करके भूमिगत जल को बढ़ा सकते हैं, उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं। फिर है बेटा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय के साथ मृदा का निर्माण होता है बेटा, और जैव पदार्थ भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो जो मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है वो है मृदा का गठन। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बेटा रक्षक मेखला इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें मल्चिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वेदिका जो कृषि है उसके द्वारा हम जो ढलानों पर जो पानी होता है, जो मिट्टी बहती है उनके साथ, उसको हम रोक सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? प्राकृतिक के संरक्षण की बात पूछी है बेटा। प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अगर हम बल्ब को बंद कर देते हैं जब आवश्यकता ना हो तो ये तो बिजली के संरक्षण की बात हुई। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना, ये जल के संरक्षण की बात हुई। लेकिन बात क्या चल रही है? प्राकृतिक के संरक्षण की। तो इसके लिए खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना, ये पर्यावरण संरक्षण की या प्राकृतिक के संरक्षण का तरीका है। तो क्या है? ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है बेटा हमारा, हमने निम्नलिखित का मिलान करना है। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग के लिए भूमि का उत्पादकारी उपयोग किया जाता है। ह्यूमस के लिए ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध का निर्माण कहाँ किया जाता है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और कृषि योग्य भूमि यानी को कृषि के लिए उपयुक्त भूमि माना जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से हमें सत्य और असत्य बताने हैं
और जो सत्य हैं उनका हमें लॉजिक भी देना है कि वो सत्य किस लिए हैं। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। आबाद यानी कि आबादी वाला प्रदेश है। उसका कारण क्या है? ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों और उनसे निकलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास ज़्यादातर जनसंख्या पाई जाती है। और वो जनसंख्या पाने का कारण ये है कि इन नदियों के आसपास की जो ज़मीन है वो कृषि योग्य ज़मीन है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर कृषि आसानी से हो जाती है। और यहाँ का जो एरिया है वो समतल और प्लेन एरिया है, जिस पर आसानी से सड़कें बिछाई जा सकती हैं और आसानी से यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। इसीलिए लोगों का गंगा ब्रह्मपुत्र नदी वाले मैदानों के पास ज़्यादा आबादी पाया जाना सही है। उसके बाद है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकता है प्रति व्यक्ति की जल की उपयोगिता जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जल जो है एक सीमित मात्रा में है। तो जल तो बढ़ नहीं रहा है, जल तो वही पृथ्वी पर 1% है पीने योग्य पानी। तो उसके हिसाब से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और लोगों का मांग भी पानी को लेकर बढ़ रही है, लेकिन जल सीमित है। इसीलिए क्या है, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। ये स्टेटमेंट सही है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में जब लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। बीज की फसल उगाना कौन सी होती है? एक गेहूं की फसल के बाद अगर हम कोई सब्जियों की फसल उगा दें और उसके बाद हम धान की उगाई करें तो वो जो बीच में सब्जियों की फसल है वो होती है बीज की फसल। जबकि पवन गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतार लगाना क्या है, बीज की फसल नहीं कहलाता। तो ये क्या है, असत्य है। तो असत्य का हमने सीधा देना है, रीज़न नहीं देना। ठीक है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। बेटा, मानव का जलवायु परिवर्तन में हस्तक्षेप करना उसको व्यवस्थित नहीं रखेगा, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, असत्य है। जो सत्य हैं उनके आपको लॉजिक देने हैं और जो असत्य हैं वो आपको सिर्फ असत्य लिखने हैं। ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का। ठीक है। जिन बच्चों ने इस कार्य को नहीं किया वो पहले अन्य प्रश्नों को समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे, और जिनका पहले हो चुका है वो इनको केवल याद करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।